चाय से लेकर स्टील तक, कॉफी से लेकर कार तक, आईटी से टेलीकॉम तक, एनर्जी से रिटेल तक और फाइनेंस से फैशन तक और अब सेमीकंडक्टर तक। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक कंपनी नहीं, भारत की एक समानांतर कहानी है। एक ऐसा ब्रांड जो पिछले 156 साल पुराना है, लेकिन जिसकी खबरें आज भी हर अखबार के फ्रंट पेज पर हैं, कभी अच्छी वजह से, कभी बुरी वजहों से। आज हम बात करने वाले हैं टाटा की। इसका इतिहास, इसकी विरासत, इसका संकट और इसका भविष्य। 1868 का साल, एक 29 साल का पारसी नौजवान, नाम जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, सिर्फ 21,000 रुपए की पूंजी से एक ट्रेडिंग फर्म खोलता है। किसे पता था कि यही बीज आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पेड़ बनेगा। जमशेद जी के 4 सपने थे: लोहा इस्पात उद्योग खड़ा करना, दुनिया का सबसे शानदार होटल बनाना, हायर एजुकेशन का एक केंद्र स्थापित करना और जल विद्युत बिजली पैदा करना। एक किस्सा है, जमशेद जी को उनके अंग्रेज मेहमानों के साथ बॉम्बे के एक होटल में घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। इस अपमान ने उन्हें इतना झकझोरा कि उन्होंने कसम खाई कि दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल बनाऊंगा। 1903 में ताज होटल खुला और आज भी मुंबई के समंदर किनारे वही गुंबद भारत के आत्मसम्मान की निशानी बनकर खड़ा है। उन्होंने स्वदेशी मिल शुरू की जो स्वदेशी आंदोलन की एक शुरुआती चिंगारी बनी। उन्होंने बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए ज़मीन दान की जो आगे चलकर बना इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और उनके सपनों की नींव पर बना टाटा स्टील, जमशेदपुर शहर, जिसका नाम ही उनके नाम पर रखा गया। जमशेद जी टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विचारधारा के जनक थे कि व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, देश निर्माण के लिए भी होना चाहिए। और यही सोच अगली 5 पीढ़ियों तक टाटा समूह की रीढ़ बना। जे.आर.डी. टाटा, वो नींव जिस पर आगे का साम्राज्य खड़ा हुआ। 1938 में जे.आर.डी. टाटा चेयरमैन बने। सिर्फ 34 साल के उम्र में 50 साल के कार्यकाल में टाटा समूह की संपत्ति 10 करोड़ डॉलर से बढ़कर 5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 14 कंपनियों से बढ़कर 95 कंपनियों तक पहुंच गई। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की जो आगे चलकर बनी एयर इंडिया, लेकिन 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। जे.आर.डी. का यह सपना उनके हाथ से छिन गया। 1991 में जब जे.आर.डी. ने अपनी कुर्सी अपने भतीजे को सौंपी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि अगले 3 दशकों में यह आदमी टाटा को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का एक नाम बना देगा। नाम रतन टाटा, वो आदमी जिसने टाटा को दुनिया का ब्रांड बना दिया। 1962 में जब रतन टाटा टाटा समूह से जुड़े तो वो सीधे किसी बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने जमशेदपुर के शॉप फ्लोर पर काम करने भेजा गया। मजदूरों के साथ, मशीनों के बीच, कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाला यह शख्स जमीन से जुड़कर सीख रहा था कि कारोबार सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, इंसानों से भी होता है। 1991 में जब वो चेयरमैन बने, टाटा समूह अंदर से बिखरा हुआ था। हर बड़ी कंपनी के अपने अपने ताकतवर बॉस थे जिन्हें उस दौर में छत्रप कहा जा सकता था। रतन टाटा ने बड़ी चतुराई और धैर्य से इन छत्रपों की स्वतंत्र सल्तनतों को खत्म किया और पूरे समूह को एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से एक किया। ये उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी और उन्होंने इसे बिना शोर किए, बिना हल्ले गुल्ले के जीता। असली कहानी शुरू होती है 1998 में। रतन टाटा ने अपना सपनों का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी हैचबैक कार। शुरुआत में बिक्री कमजोर रही और टाटा समूह के अंदर सलाह दी गई कि कार बिजनेस को बेच दिया जाए। खरीदार भी तलाशा गया। दुनिया की एक सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड मोटर्स ने 1998 में रतन टाटा और उनकी टीम से मुलाकात की अमेरिका में। डिट्रॉइट में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से वो मिले भी। 3 घंटे तक उनकी मीटिंग हुई पर बात बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल फोर्ड ने कुछ ऐसा कहा जिसका मतलब था, अगर आपको पैसेंजर कार बिजनेस की समझ ही नहीं है तो आपने इसमें उतरने की जहमत ही क्यों उठाई। हम आपका बिजनेस खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं।
रतन टाटा उस दिन बिना डील किए भारत लौट आए। किसी ने बाद में पूछा तो उन्होंने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन जो लोग उस कमरे में मौजूद थे वो बताते हैं कि अपमान उनके भीतर गहरे तरीके से उतर गया। ठीक 9 साल बाद 2008 में वही फोर्ड, जो अब खुद आर्थिक संकट में डूबी हुई थी, अपने घाटे में चल रहे 2 शानदार ब्रिटिश ब्रांड बेचने निकली, जैगुआर और लैंड रोवर। और खरीदार कौन था? रतन टाटा। 2.25 अरब की डील पूरी हुई और इस बार बिल फोर्ड ने खुद रतन टाटा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप हम पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, यह सबक की कहानी थी। रतन टाटा ने वो अपमान भुलाया नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल गुस्से में नहीं, रणनीति में किया। उन्होंने जेएलआर को खरीदने के बाद बदला नहीं लिया। उन्होंने ब्रांड की पहचान और मैनेजमेंट को बरकरार रखते हुए धैर्य से इसे दोबारा खड़ा किया। आज जेएलआर तमाम मौजूदा मुश्किलों के बाद टाटा मोटर्स के कुल कारोबार की रीढ़ है। और यही वो पल था जब टाटा सचमुच एक इंटरनेशनल ब्रांड बना। इससे पहले 2000 में उन्होंने ब्रिटेन की टेटले टी खरीदी। भारत की एक कंपनी ने उस देश की एक आइकॉनिक चाय कंपनी खरीद ली जिसने कभी भारत पर राज किया था। सोचिए, 2007 में कोरस, यूरोप की एक बड़ी स्टील कंपनी, उस दौर की सबसे बड़ी भारतीय विदेशी अधिग्रहण डील हुई थी। एक के बाद एक रतन टाटा ने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां सिर्फ खरीदी नहीं जाती, वो भी खरीद सकती हैं। लेकिन रतन टाटा का शायद सबसे भावनात्मक सपना था टाटा नैनो। उन्होंने एक बार सड़क पर एक परिवार को देखा, पति पत्नी और बच्चे एक ही स्कूटर पर बारिश में सफर करते हुए। उसी पल उन्होंने ठान लिया कि भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक सुरक्षित 4 पहियों वाली गाड़ी होनी चाहिए, जिसकी कीमत एक स्कूटर के थोड़ी ही ज्यादा हो। 2008 में सिर्फ 1 लाख रुपए में लॉन्च हुई नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार। ये इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था, लेकिन बाजार में ये उतना नहीं चली जितना सपना देखा गया था। सबसे सस्ती कार का टैग ही उसके खिलाफ चला गया। कोई भी परिवार ये जताना नहीं चाहता था कि उसने सबसे सस्ती गाड़ी खरीदी है। 2018 तक इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ है। 2026 में मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये चर्चा है कि टाटा मोटर्स नैनो को एक इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला सकती है, किफायती शहरी ईवी के तौर पर। अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए इसे अभी अफवाह ही समझिए, तथ्य नहीं। लेकिन अगर ये सच होता है तो ये सिर्फ एक नई कार लॉन्च नहीं होगी, ये रतन टाटा के उस अधूरे सपने की बिजली से चलने वाली दूसरी पारी होगी। और ये मत भूलिए कि रतन टाटा सिर्फ डील और अधिग्रहणों के लिए याद नहीं किए जाते। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए शिक्षा, हेल्थ और सोशल वर्क में अरबों रुपए लगाए। 9 अक्टूबर 2024 को जब उनका निधन हुआ, तब तक वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रह गए थे, वो भारत के भरोसे का दूसरे नाम बन चुके थे। ताज, वो ब्रांड जो एक अपमान से जन्मा और दुनिया का सबसे मजबूत लग्जरी होटल ब्रांड बन गया। हमने शुरुआत में बताया था कि जमशेदजी टाटा को एक अंग्रेज़ों के होटल में घुसने नहीं दिया गया था क्योंकि वो भारतीय थे। उस अपमान में उन्होंने 2003 में ताजमहल पैलेस बनाने पर अपने आप को राज़ी किया और मजबूर भी हुए। मुंबई का पहला होटल जिसमें बिजली थी। एक सदी से ज़्यादा बाद वही सोच आज IHCL, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के रूप में दुनिया भर में फैली हुई है। 2026 में ताज 150 होटलों के साथ 14 देशों में मौजूद है और इसे लगातार 5वीं बार ब्रांड फाइनेंस यूके ने दुनिया का सबसे मजबूत लग्जरी होटल ब्रांड घोषित किया है, साथ ही भारत का सबसे मजबूत ब्रांड भी। IHCL अब सिर्फ ताज तक सीमित नहीं है। विवांता, गेटवे, जिंजर, ट्री ऑफ लाइफ जैसे कई ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं जो हर बजट और अनुभव के हिसाब से मेहमानों को लुभाते हैं। कंपनी की एक्सेलरेट 2030 रणनीति के तहत 2030 तक 700 होटलों तक पहुंचने का लक्ष्य है। अभी 263 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। हाल ही फ्रैंकफर्ट में और साउथ अफ्रीका के ग्रेटर क्रूगर में एक नया वाइल्ड लाइफ लॉज खुला है और श्रीलंका के वेलिगामा में एक नया बीच फ्रंट रिजॉर्ट साइन किया गया है।
असली सवाल ये नहीं है कि ताज में कितने कमरे हैं, असली सवाल है कि ताज दुनिया को दिखाता क्या है। हर ताज होटल में जो अनुभव मिलता है, जिसे कंपनी खुद ताजनेस कहती है, वो सिर्फ लग्जरी नहीं, वो भारतीय आतिथ्य की एक पूरी फिलॉसफी है। मेहमान भगवान है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ताज के हर कर्मचारी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। और 26/11 के उस काले दिन को याद कीजिए, इसी होटल पर हमला किया था। उस रात ताज के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेहमानों को बचाया। कई कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई और इसके बाद रतन टाटा ने जो किया, हर शहीद कर्मचारी के परिवार का पूरा ख्याल रखना, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर पेंशन तक, उसने ताज को सिर्फ एक होटल ब्रांड से कहीं ज़्यादा बना दिया। ये भारत की गरिमा और वफादारी का प्रतीक बन गया। आज जब कोई विदेशी मेहमान भारत आकर ताज में ठहरता है, तो वह सिर्फ एक कमरा बुक नहीं करता, वो भारत के सबसे बेहतरीन अनुभव में एक झलक पाता है। अब ज़रा सोचिए, मेरे जैसे दिल्ली में रहने वाले किसी आम आदमी की सुबह की चाय टाटा टी से शुरू होती है। नाश्ते की मेज़ पर टाटा संपन्न का मूसली या दालें होती हैं। मैं टाइटन की घड़ी बांधता हूँ, शायद टाटा की बनाई हुई शर्ट या जूते पहनता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपनी टाटा की गाड़ी में दफ्तर के लिए। दफ्तर की बिजली शायद टाटा पावर से आती है, एसी भी टाटा वोल्टास का हो सकता है। किसी दूसरे शहर देश जाना है तो शायद एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठता हूँ, और शॉपिंग करनी है तो टाटा क्रोमा, वेस्टसाइड, तनिष्क, जूडियो सब यहीं मिल जाता है। और अगर कभी किसी खास मौके पर परिवार के साथ बाहर ठहरना हो, शादी की सालगिरह हो या कोई सेलिब्रेशन, तो शायद बुकिंग होती है किसी ताज या विवांता होटल में। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब टाटा मेरी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं छू ना रहा हो। यही वो बात है जो टाटा को बाकी किसी भारतीय ब्रांड से अलग करती है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया में शायद ही कोई कॉरपोरेट ग्रुप हो जो एक आम नागरिक की सुबह से रात तक इतनी गहराई से जुड़ा हो। अब सवाल है कि टाटा चलाता कौन है? इतना बड़ा साम्राज्य है। टाटा समूह की संरचना समझना ज़रूरी है। टाटा सन्स समूह की होल्डिंग कंपनी है, यानी वो कंपनी जो बाकी सभी टाटा कंपनियों में मालिकाना हिस्सेदारी रखती है। लेकिन टाटा सन्स की करीब 66% हिस्सेदारी खुद किसी व्यक्ति या परिवार के पास नहीं, बल्कि टाटा ट्रस्ट की परोपकारी संस्थाओं के पास है, जो हेल्थ, एजुकेशन और सामाजिक कल्याण पर काम करती है। यानी दुनिया की गिनी चुनी कंपनियों में से एक है टाटा, जहां मुनाफे का बड़ा हिस्सा किसी अरबपति परिवार की तिजोरी में नहीं, बल्कि समाज सेवा में वापस चला जाता है। और बात करते हैं रोज़मर्रा का कामकाज, यानी डे टू डे ऑपरेशंस। हर कंपनी वाले अपने बोर्ड और सीईओ के जरिए खुद अपनी कंपनी चलवाते हैं या चलाते हैं। टीसीएस का अपना बोर्ड है, टाटा मोटर्स का अपना बोर्ड है, टाटा स्टील का अपना। लेकिन रणनीतिक दिशा यानी बड़े फैसले, नई डील्स, ग्रुप की पहचान, ये तय करता है टाटा सन्स का चेयरमैन। 2017 में जिम्मेदारी संभाल रहे थे एन चंद्रशेखरन, जिन्हें सब चंद्रा कहते थे। खास बात यह है कि वो टाटा परिवार से नहीं, वो पहले गैर पारिवारिक चेयरमैन थे जो शुरुआत से टाटा समूह के भीतर से ऊपर आए, टीसीएस के सीईओ रहते हुए। लेकिन उनसे पहले 2012 से 2016 तक साइरस मिस्त्री चेयरमैन थे, जिनकी 2016 में कंट्रोवर्शियल तरीके से छुट्टी कर दी गई थी। वो लड़ाई कई सालों तक अदालतों में चली और दुखद बात, 2022 में कार हादसे में मिस्त्री की मौत हो गई। अब बात करते हैं आंकड़ों की। टाटा समूह की कुल ताकत कितनी है? 2026 में टाटा समूह की 26 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 26 लाख करोड़ रुपए, यानी 300 अरब डॉलर से ऊपर है। ये भारत की किसी भी और कॉर्पोरेट समूह से ज़्यादा है, रिलायंस से भी ज़्यादा, अडानी ग्रुप से भी ज़्यादा। अगर अनलिस्टेड कंपनियां जैसे टाटा सन्स, टाटा कैपिटल और एयर इंडिया को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 30 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाता है। टाटा समूह का सालाना कुल राजस्व करीब 180 अरब डॉलर, यानी 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसमें दुनिया भर के करीब 10 लाख लोग काम करते हैं। अब बात करें टॉप कंपनियों की, मूल्य के हिसाब से नंबर 1 पर टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अकेले उसकी वैल्यू करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी पूरे ग्रुप के मार्केट कैप का लगभग 1/3। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। नंबर 2 टाटा स्टील, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। नंबर 3 टाटा मोटर्स, जो अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, दोनों मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। फिर आती है टाइटन, ट्रेंट, जिसके अंदर वेस्टसाइड, जूडियो आते हैं, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसके तहत टाटा टी और टाटा सॉल्ट भी आते हैं,
टाटा कम्युनिकेशन और वोल्टास। और इनके अलावा टाटा सन्स की अनुमानित वैल्यूएशन ही 8 से 11 लाख करोड़ रुपए के बीच आंकी जा सकती है, हालांकि ये लिस्टेड नहीं है। और भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से आज तक यानी आज़ादी के बाद से हर दशक में टाटा समूह भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की रीढ़ रहा है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर बड़े आर्थिक बदलाव में टाटा सबसे आगे खड़ा मिला, चाहे वो 90 के दशक का उदारीकरण हो, 2000 दशक की आईटी क्रांति हो या फिर डिजिटल और सेमीकंडक्टर क्रांति। लेकिन जिस साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं वो आज एक बड़े तूफान से गुजर रहा है। 12 अगस्त 2026 यानी इस डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग से महज कुछ दिन पहले एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया कि वो फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल पूरा होने पर टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हट जाएंगे। 6 महीने तक बोर्ड में उनकी दोबारा नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं हो सका और आखिरकार उन्होंने खुद रास्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये खबर मामूली नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच नई कंपनियों के प्रदर्शन और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेकर गहरे मतभेद थे और इस अनिश्चितता का सीधा असर पड़ा शेयर बाजार पर। टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई और ये सिर्फ लीडरशिप की उठापटक नहीं है, 3 मोर्चों पर एक साथ मुश्किलें खड़ी हैं। पहला, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसने कभी नौकरी की सुरक्षा के लिए मिसाल बनाई थी, उसने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छटनी की, करीब 12,000 नौकरियां गईं। वजह एआई की तेजी से बढ़ता असर और अमेरिका यूरोप में कमजोर मांग। 2026 में सिलसिला और तेज हुआ और पूरे भारतीय आईटी सेक्टर में जूनियर हायरिंग रुक गई, सीनियर लोगों की छटनी बढ़ी। और सिर्फ टीसीएस का संकट नहीं, ये भारत के पूरे आईटी मॉडल का सवाल है। क्या लोगों की गिनती बढ़ाकर कमाई बढ़ाने का पुराना फार्मूला अब काम नहीं करेगा? दूसरा, एयर इंडिया, जिस एयरलाइन की वापसी को जेआरडी के अधूरे सपने का पूरा होना कहा गया था, वो आज भारी घाटे में है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का संयुक्त घाटा करीब 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, पिछले साल के मुकाबले 2 गुना। ईंधन की बढ़ी कीमत, पाकिस्तान के एयर स्पेस पर पाबंदी की वजह से लंबे रूट्स और टर्न अराउंड की भारी लागत। चंद्रशेखरन ने खुद कहा कि एयर इंडिया को पूरी तरह पटरी पर आने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। तीसरा, जैगुआर लैंड रोवर। अगस्त 2025 में जेएलआर का पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ, इतना गंभीर कि 5 हफ्तों तक पूरा प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इस हमले को ब्रिटेन के इतिहास का सबसे महंगा साइबर हमला बताया गया, जिसकी वजह से यूके की अर्थव्यवस्था को करीब 1.9 अरब पाउंड का नुकसान हुआ। जेएलआर का सालाना मुनाफा 82% तक गिर गया। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ्स और चीन के बढ़ते मुकाबले ने भी दबाव बढ़ाया। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक अस्थायी झटका है ये, या टाटा समूह किसी गहरे स्ट्रक्चरल बदलाव के दौर से गुजर रहा है? लेकिन हर तूफान के बीच टाटा अपनी पुरानी फितरत नहीं भूला, यानी अगली पीढ़ी की तरफ देखना। गुजरात के धोलेरा में बन रहा भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पीएसएमसी की साझेदारी में है। लगभग 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। दिसंबर 2026 तक यहां से भारत की पहली स्वदेशी चिप निकलने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट आधा पूरा हो चुका है और डच कंपनी एएसएमएल के साथ अहम टेक्नोलॉजी डील भी हो सकी है। असम के जगी रोड में एक और यूनिट बन रही है, चिप असेंबली और टेस्टिंग के लिए, जो सीधे 27,000 से ज़्यादा रोजगार पैदा करती है। मगर मेक इन इंडिया चिप की कहानी सच होती है तो टाटा समूह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात से निर्यात की ओर मोड़ने वाला पहला बड़ा नाम बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे जमशेदजी टाटा ने कभी इस्पात के लिए किया था। इसके अलावा टाटा कैपिटल का आईपीओ, ईवी बिजनेस में निवेश और सुपर ऐप टाटा न्यू के जरिए डिजिटल रिटेल में विस्तार, ये सब बात हमें लगा कि टाटा के बारे में आपको बताना चाहिए, इसलिए हम डिटेल में इतनी जानकारी लेकर के आए। तो टाटा को मत भूलिए, बाकी तो ठीक है, क्योंकि आज भी टाटा जितना काम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में करता है, शायद कोई और ही ग्रुप करता हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।